वेलकम अगेन एवरीवन। आज की वीडियो साइकोलॉजी के मिथ्स एंड फैक्ट पर बेस है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। मिथ नंबर 1, मेंटल इलनेस मीन यू आर मेंटली वीक एंड मोरली रॉन्ग। मेंटल इलनेस होने का मतलब ये है कि आपका ब्रेन वीक है, कैपेबल नहीं है और आपने मोरली कुछ रॉन्ग किया है जिसकी वजह से आपको मेंटल इलनेस हुआ है। बट फैक्ट क्या है? मेंटल इलनेस इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ वीकनेस और बैड वैल्यू। आपकी वैल्यूज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका ब्रेन वीक है। ये एक रियल हेल्थ कंडीशन है। जिस तरीके से हमें फिजिकल इलनेसेस होती है हम उसको ट्रीट करते हैं, लाइक डायबिटीज़, बीपी, सो ऑन, तो उसी तरीके से हमें मेंटल इलनेसेस भी होती है जिसको ट्रीट करना होता है, लाइक एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। सो ये क्यों होता है? जब भी आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स इनमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, सो ऑन। और रीजंस हो सकते हैं कि आपकी लाइफ का कोई स्ट्रेस हो, कोई ट्रॉमा हो, जिसकी वजह से आपको मेंटल इलनेस हो रही है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी इलनेसेस का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, टाइम पर किया जाता है, तो आपकी इलनेसेस बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और इसमें आपका कोई फॉल्ट बिल्कुल नहीं है। मिथ नंबर 2, गोइंग टू साइकोलॉजिस्ट मीन यू आर मैड और क्रेजी। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं मतलब आप पागल हैं, आप क्रेजी हैं। लेबलिंग करना किसी को बहुत आसान है, पर अगर कोई मदद कर रहा है और कोई मदद लेना चाह रहा है तो उनको सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। और अक्सर ये वो लोग करते हैं जिनके पास मेंटल इलनेस की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए कि अगर आपकी कम्युनिटी में किसी को हेल्प की ज़रूरत है, आपकी फैमिली में किसी को हेल्प की ज़रूरत है, कोई सफ़र कर रहा है मेंटल इलनेस से, तो आप उनको करेज करें, उनको हिम्मत दें, उनको मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें। लेबलिंग करना बंद कर दें। और एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि मैडनेस के लिए ही लोग जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हाँ, सीवियर इलनेसेस के लिए भी आते हैं, बट उससे पहले माइल्ड इलनेसेस भी होती है। किसी को स्ट्रेस होता है, लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब हम स्ट्रेस को फील करते हैं। स्ट्रेस गुड भी हो सकता है, स्ट्रेस बैड भी हो सकता है, इन द सेंस के हेल्दी स्ट्रेस, अनहेल्दी स्ट्रेस। ये कॉन्सेप्ट हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। बट ये देखिए आप कि लोग स्ट्रेस के लिए आते हैं। किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हुई है, कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कोई इनके इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो उसके सॉल्यूशंस के लिए भी वो लोग आते हैं। किसी को ग्रीफ है, कोई बहुत ही करीबी था, उसकी डेथ हो चुकी है, उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर भी वो अपने दुख से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। किसी को एंजाइटी है, एंजाइटी कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, उसको एग्ज़ाम की एंजाइटी है, तो वो अपनी एंजाइटी को सॉल्व करने के लिए, अपनी एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए भी वो हेल्प लेने के लिए आते हैं। करियर कन्फ्यूजन है, अगर किसी का 10th हो गया है, उनको डिसाइड करना है कौन सी स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है या फिर कॉमर्स में जाना है, या फिर अगर उनको कोई स्पेसिफिक चीज़ बनना है तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो अपना एनालाइज करने के लिए भी टेस्ट देते हैं। वो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, वो हेल्प लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैडनेस। मिथ नंबर 3, डिप्रेशन इज जस्ट ओवर थिंकिंग और अटेंशन सीकिंग। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो ये सब इसलिए कर रहे होते हैं कि वो अटेंशन चाहते हैं और ये कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। अक्सर हमने हमारे सराउंडिंग में लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वो बस ज़्यादा सोचती है, कि ज़्यादा सोचता है, उसकी कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामा कर रही है ताकि सब उसकी तरफ ध्यान दें। या फिर ये कहते हैं कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कि सबको डिप्रेशन हो जाता है क्या? बट ऐसा नहीं होता है। किसी को ऐसा बोलना कि ये सब आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, आपको जो पेन हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, वो एक दिखावा है, तो ये बिल्कुल गलत है।
बिकॉज जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो एक्चुअली में सफ़र कर रहा होता है, और वो जो तकलीफ़ में होता है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो दिखाना नहीं चाहते, पर वो उनके लिए अनबेरेबल हो जाती है। और डिप्रेशन कोई चॉइस नहीं है कि मैंने खुद से चूज़ करके डिप्रेशन लिया है, नहीं। जब भी किसी को डिप्रेशन होता है तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने आप को नॉर्मल रखे या फिर पॉजिटिव सोचे। सो ये है कि डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को, आपकी इमोशन को अफेक्ट करती है। ये नॉर्मल सैडनेस वाली फीलिंग नहीं होती जो कि कुछ दिनों या मिनटों के लिए होती है। ये काफ़ी हफ्तों से चला हुआ रूटीन या फिर चली हुई सिचुएशन या फिर फीलिंग होती है, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि परसिस्टेंट लो मूड होता है, कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, वो जो पर्सन है वो कंटिन्यूअसली लो फील कर रहा है विदाउट एनी वैलिड रीज़न। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, वो जो एक्टिविटीज़ करने में को पहले पसंद थी, अगर किसी को कोई फूड पसंद था, कहीं दोस्तों में जाना पसंद था, कुछ हॉबीज़ पसंद थी, तो वो उन सब से लेस मोटिवेटेड हो जाते हैं, वो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं देते। स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी को इंसोम्निया हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा सोते हैं, किसी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, कोई कम सोते हैं। ऐसा लगता है इनको कि हम जो है वैल्यूएबल नहीं हैं, हम जो है वर्थलेस है। उनको गिल्ट की फीलिंग होती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो किसी की ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, और उनके लिए लोगों से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको कंटिन्यूअसली सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में होप नाम की जो चीज़ होती है, कि उम्मीद, वो ख़त्म हो जाती है। और ये एक बिल्कुल भी अटेंशन नहीं होती है, ये एक्चुअली सफ़रिंग होती है उनकी। और वो अपनी जो पेन होता है उसको हाइड करने की कोशिश भी करते हैं। वो दिखाते कि वो बहुत खुश हैं, मुस्कुराते हैं, बट एक्चुअली में इनसाइडली वो सफ़र कर रहे होते हैं। कभी-कभी जो है डिप्रेशन को स्माइल इलनेसेस भी कहा जाता है, बिकॉज़ इसमें जो सामने वाला पर्सन होता है वो अपने पेन को छुपाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि लोग उसको जज ना करें, लोग इसको जो है इसके ऊपर मज़ाक ना बनाएँ। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जब हम अपने सराउंडिंग के ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं जो बोलते हैं कि वो सफ़र कर रहे हैं, उनको अलग अलग ही लोनलीनेस लग रही है, तो हम उनका मज़ाक बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज़ उनके पास कोई उम्मीद नहीं बचती, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, उनके पास कोई समझने वाला नहीं होता, तो वो ना चाहते हुए भी ऐसा एक्शन ले लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारे सराउंडिंग में ऐसा कोई पर्सन दिख रहा है जो इस तरीके की फीलिंग या इमोशंस और बिहेवियर शो कर रहा है, तो आपने उनको सपोर्ट करना है, आपने उनकी हेल्प करनी है। आपने ऐसे प्रोफेशनल्स और साइकोलॉजिस्ट को उनको बताना है जो उनकी इस प्रॉब्लम को क्योर करे। और अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो सुसाइडल थॉट इज़ नॉट जोक। ये एक बहुत ही अलार्म साइन है कि उस पर्सन को ये सब कुछ हो रहा है, और अगर आपने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और अटेंशन और सपोर्ट नहीं दिया, तो मे बी वो जो सोच रहा है वो कर दिखाएगा। तो डिप्रेशन को ओवरथिंकिंग समझना और अटेंशन सीकिंग समझना बिल्कुल गलत है। इट्स अ मिथ। मिथ नंबर 4, ओनली वुमन गेट इमोशनल प्रॉब्लम। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि वुमेन्स जो होती है इमोशनली प्रॉब्लम फेस करती है, और मैन जो होते हैं वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, और इंडियन कल्चर में ये कॉन्सेप्ट बहुत चला आ रहा है, बहुत सालों से, बहुत सदियों से, कि तुम एक मर्द हो, तुमको छुपाना चाहिए अपने जज्बात, तुम एक औरत की तरह कैसे रो सकते हो। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से जो मैन होते हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इनको जज करती है अगर वो अपने इमोशंस को शो करते हैं, अगर वो अपने पेन्स को, अपनी तकलीफ को लोगों को दिखाते हैं। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अपने अंदर हाइड करेंगे, आप छुपाएंगे, तो वो आपके अंदर सप्रेस होकर आप ही को जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट इन फ्यूचर दे सकती है। और ये कहते हैं कि डोंट बी क्राई, बी अ मैन, स्ट्रॉन्ग मैन डज नॉट टॉक अबाउट फीलिंग्स। तो इस तरीके का बहुत ज़्यादा जो है स्टिग्मा टाइप सोसाइटी में चला आ रहा है, और वो अपनी जो पेन होता है, जो तकलीफ होती है, सोसाइटी के जजमेंट की वजह से हाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, मोर देन 70% ऑफ सुसाइड डेथ इन इंडिया आर मैन। के सुसाइडल रेट देखा जाए तो 70% जो है इंडियन मैन का सुसाइड रेट रिकॉर्ड हुआ है NCRB में।
ये सोचने वाली बात है कि ये 100 में से जो 70% जो मैन हैं, तो वो सफ़र कर रहे हैं और वो हाइड कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को बिकॉज़ सोसाइटी इनको जज ना करे। तो ये बहुत ही गलत है कि अपने इमोशंस को छुपाना और अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बताना, ये बिल्कुल भी जो है हेल्दी नहीं है और ये आपको आगे जाके बहुत जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। सो ये बहुत गलत बात है कि सोसाइटी के जजमेंट की वजह से आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन को, सफ़रिंग को छुपा रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से सोसाइटी के बेस पर चलते रहे, सोसाइटी जो हमारे लिए रूल्स बना रही है, जो कि अनहेल्दी है, तो ये हमें ही नुकसान देगा, सोसाइटी को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो फैक्ट इज़ बोथ वुमेन एंड मैन गेट इमोशनल प्रॉब्लम्स। मिथ नंबर 5, काउंसलिंग इज़ ओनली फॉर रिच पीपल और फॉरेनर्स। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि काउंसलिंग को ये समझना कि ये सिर्फ वो लोग करवाते हैं जो वेल्दी है, जिनके पास बहुत पैसे हैं, और ये कि ये कॉन्सेप्ट जो है फॉरेनर कंट्रीज़ में सूट करता है। बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि काउंसलिंग जो होती है, थेरेपी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और वो हमारा टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आप ये देखिए कि जो आपकी हेल्प कर रहा है, इन रिटर्न वो आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक कर रहा होता है। बहुत सारी ऐसी अफोर्डेबल सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। वो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करती है जिसमें आपको फ्री लो कॉस्ट काउंसलिंग ऑफ़र की जाती है। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ आप देखें तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। एनजीओज़ एंड कम्युनिटी होती है जो मेंटल हेल्थ सेंटर्स में काम करती है, वो आपको बहुत फ्री सेशंस और अफोर्डेबल सेशन प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन भी ऐसी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है जो आपको अफोर्डेबल थेरेपी देती है। जैसे कि आप अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, आप तब ये नहीं सोचते कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं या फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है जब आप फिजिकली इलनेसेस का शिकार होते हैं या फिर आपको फिजिकली प्रॉब्लम्स होती है। जिस तरीके से आप अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न होते हैं, उसी तरीके से आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। सो ये देखिए कि काउंसलिंग जो है लग्जरी नहीं है, ये आपका राइट है और आपको अपना राइट यूज़ करना चाहिए। मिथ नंबर 6, मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय ब्लैक मैजिक, इविल आई और कर्मा। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि मेंटल इलनेस होने का मतलब ये है कि किसी ने आप पर काला जादू कर दिया है, किसी की नज़र लग चुकी है या फिर ये कर्मा की वजह से है। आपने पास्ट में कोई ऐसा गुनाह किया है या फिर कोई ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से आपको ये एज़ अ पनिशमेंट मेंटल इलनेस हुआ है। ये भी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और ये इसलिए देखने को मिलता है ऐसे कल्चर्स में जो कि सुपर नेचुरल चीज़ों पर बहुत बिलीव रखते हैं, जिनका यकीन बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर, और यही वजह होती है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते और उसको डिले करते रहते हैं, जबकि ऐसे कॉन्सेप्ट को साइंस और मेडिसिन्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके साइंटिफिकली रीजंस होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर, इम्बैलेंस इन ब्रेन केमिकल्स। जब आपके केमिकल्स में इम्बैलेंस होता है लाइक न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन, डोपामिन, तब आपको इस तरीके की इलनेसेस होती है। जब किसी को ब्रेन इंजरी होती है और इन्फेक्शन होता है तो ये भी मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर आपको होने का रीज़न बनता है। जेनेटिक्स हो सकते हैं कि अगर किसी को फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इस तरीके का कोई मेंटल इलनेसेस है तो हाई रिस्क है कि आने वाली जनरेशन में ये डिसऑर्डर ट्रांसफ़र होगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, लाइक किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है, अब्यूज़ हुआ है किसी के साथ, किसी को निगलेक्ट किया गया है या किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस है, तो ये भी आपके मेंटल डिसऑर्डर होने का रीज़न बनती है। सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं लाइक वायलेंस हुआ है फैमिली में, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है, जॉब लॉस है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है आपके साथ, तो ये भी आपके मेंटल हेल्थ का रीज़न बन सकता है। और ये बहुत गलत बात है कि जो आप ट्रेडिशनल बिलीफ को फॉलो कर रहे हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, आपको इसका जो कॉस्ट है वो अपनी मेंटल हेल्थ को गवा कर देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ट्रेडिशनल बिलीफ बहुत स्ट्रांग होती है, वो स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जाते हैं लाइक बाबा, तांत्रिक, और उनके पास जाकर इसका इलाज करते हैं। वो लोग सिर्फ जो है आपका मिसयूज़ करते हैं, आपका टाइम और आपका मनी यूज़ करते हैं, जबकि आपको इसके प्रॉब्लम के लिए, आपको मेंटल इलनेस के लिए साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपीज एंड काउंसलर्स के पास जाना चाहिए। जब आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल हीलर के पास जाते हैं तो ये उस पर्सन के लिए
स्टिग्मा इंक्रीज करता है कि लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं और उससे डरते हैं कि ये इंसान पागल है, इससे दूर रहो। वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर आप उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। मिथ नंबर 7, मेडिकेशन फॉर मेंटल हेल्थ इज एडिक्टिव और विल मेक मी अ ज़ॉम्बी। बहुत ही बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए तो मतलब इसकी आपको एडिक्शन लग जाएंगी और फिर आपको ये लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स आपको मेंटल हेल्थ की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो देते हैं मेडिसिन, वो उस फील्ड में ट्रेन होते हैं। उन्हें पता होता है कि आपको मेडिसिन कितने ड्यूरेशन तक देनी है, कब तक देनी है और कितनी देनी है। डोज कम ज़्यादा करना ये डॉक्टर पर बेस्ड होता है, बिकॉज डॉक्टर आपके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके आपकी मेडिसिन का डोज कम या ज़्यादा करता है या फिर आपकी मेडिसिन को बंद या फिर कंटिन्यू रखता है। तो अगर आप अपने हिसाब से मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, जब आपका मन कर रहा है तब आप ले रहे हैं, जब आपका मन नहीं कर रहा तब आप नहीं ले रहे हैं, और अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप मेडिसिन बीच में से ही जो है स्किप कर दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जब आप मेंटल हेल्थ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको हर एक स्टेप डॉक्टर से कंफर्म करके लेना चाहिए। अपने हिसाब से जो है आप मेडिसिन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते और अपने हिसाब से जो है मेडिसिन को बंद भी नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर में ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मेडिसिन विदाउट डॉक्टर कंसर्न आपको बंद नहीं करनी है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसको आपको लाइफ टाइम लेना होता है और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनको जिनको कुछ वक्त तक ही लेना होता है। तो अगर आप अपने हिसाब से मेडिसिन को ले रहे हैं और डॉक्टर के हिसाब से आप उस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है और ये इसका इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पर डेफिनेटली होगा ही। तो आपने क्या करना है कि डॉक्टर को बताना है। आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, आपको उसका फ़ायदा हो रहा है, तो आपने डॉक्टर को अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आपको मेडिसिन खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ लोगों को अगर नींद कम आ रही है या फिर किसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आपने इस मामले में या इस सिचुएशन में डॉक्टर से कंसर्न करना है, उनको अपनी सिचुएशन बतानी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको डॉक्टर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देते हैं आने के लिए, वो अपॉइंटमेंट स्किप कर देते हैं या फिर उसको इतना सीरियस नहीं लेते, जबकि आपको उस टाइम पर वापस से रीचेकअप करने के लिए आना है और देखना है कि आपका अभी सिम्टम्स कितना ज़्यादा क्योर हुआ है और कितना बाकी है। तो मेडिसिन्स लेना ये आपको जो है एडिक्टिव नहीं बनाएगा और ना ही ज़ॉम्बी बनाएगा। मिथ नंबर 8, चिल्ड्रन कांट हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों को जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होती है। पेरेंट्स का कहना ये होता है कि अभी बच्चा डेवलपिंग पीरियड में है तो धीरे धीरे करके चीज़ें सीख जाएंगे। कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा उम्र के साथ चीज़ें सीख जाएगा। कोई ये कहता है कि बच्चे तो बचपन में ऐसे ही होते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं, वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई खामोश तबीयत के होते हैं, लाइक उनके पास बहुत सारे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। बट कुछ ऐसी अर्ली साइंस होती है जिसको हम आम समझकर या फिर जो है सीरियस नहीं लेते हैं, इसको ईजी लेते हैं। तो वो होती कौन कौन सी है? पहला ये कि द चाइल्ड इज़ ऑलवेज सैड और क्राई अ लॉट विदाउट एनी क्लियर रीज़न। अगर बच्चा कोई क्लियर रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा रोता है और उदास रहता है, तो पेरेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि शायद जो है उसका स्वभाव ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो खामोश तबीयत का है, कम बोलने वाला है और उसका जो बिहेवियर है वो ऐसी है। बट आप ये सोचें कि छोटा जो बच्चा होता है, जो चाइल्डहुड होता है, वो बहुत ही जॉयफुल होता है। बच्चे इस दौर में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो क्या रीज़न है जो वो उदास रह रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है और आपको कोई क्लियर रीज़न भी नहीं दिखाई दे रहा? तो मे बी पॉसिबल डिसऑर्डर हो सकता है डिप्रेशन। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि बच्चे को डिप्रेशन कैसे हो सकता है, उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं या फिर उनके ऊपर कौन सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, इमोशनली प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन होगा। नो, दे ऑल्सो फील डिप्रेशन, कि उनको उनका जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा लो दिख रहा है, ठीक है, वो रो रहे हैं बिना वजह के, तो ये भी एक अर्ली साइंस हो सकता है। और आप ये देखें कि कोई ऑब्वियस रीज़न भी तो नहीं नज़र आ रहा है कि वो आखिर क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़की है 10 साल की है, वो रो रही है स्कूल में, कोई क्लियर रीज़न नहीं दिख रहा है, टीचर ये कह रही है कि वो तो क्लास में इंटरेस्ट भी नहीं देती, वो तो हँसती भी नहीं है, वो बच्चों से बात भी नहीं करती है, और वो ये कि वो इंटरैक्ट भी करना पसंद नहीं करती है, तो ये भी जो है एक रीज़न हो सकता है। सेकेंड इज़ दे स्टॉप एन्जॉइंग गेम और थिंग्स दे यूज्ड टू लव। जो चीज़ें उनको पहले करना पसंद थी, जो गेम उनको पहले खेलना पसंद था, अब वो ये नहीं खेल रहे, वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर रहे जो वो पहले करते थे। तो ये भी सोचने वाली बात है कि वो बच्चा इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है, आखिर क्या रीज़न है। मे बी पॉसिबल डिसऑर्डर हो सकता है डिप्रेशन एंड एनहीडोनिया, बिकॉज उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पर, वो इन्जॉय नहीं कर रहा जो वो पहले करता था, या फिर जो चीज़ें मैं इन्जॉय करता था, और ये सिम्टम्स भी डिप्रेशन के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो बच्चा पहले क्रिकेट खेलना पसंद करता था, वो अब क्रिकेट नहीं खेल रहा है, और यहाँ तक कि देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, वो अपने घर पे ही रहना चाहता है, वो अकेला ही रहना पसंद कर रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। द थर्ड अर्ली साइन इज दे ईजीली गेट एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड ओवर अ स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन दिखाना, और अगर आप ये देखिए कि छोटा बच्चा है, अगर आप उस पर गुस्सा भी करते हैं तो वो कुछ देर तक जो है रोएगा, गुस्सा करेगा, और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है दिल में बात नहीं रखते। बट आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, आपने उसको सुबह में डांटा था और शाम में भी उसका वही बिहेवियर दिख रहा है, वही गुस्सा दिख रहा है, वही फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, और वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गुस्सा कर रहा है। अगर आपने उसको कोई चॉकलेट नहीं दी है तो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आपने जो है उसको उसकी पसंद की चीज़ नहीं दिलवाई तो वो गुस्सा कर रहा है, और अगर उसको चीज़ें लेट मिल रही है, कुछ सेकंड के बाद मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपको कहा कि मुझे जो है कोई चॉकलेट ला कर दीजिए, तो आपने उसको चॉकलेट दी पर कुछ टाइम के बाद दी क्योंकि आप काम में बिज़ी थे, तो वो इतनी चीज़ के ऊपर जो है गुस्सा करेगा कि आपने मुझे चॉकलेट इतनी लेट दी, मुझे चॉकलेट अब नहीं होना, और इस तरीके का गुस्सा करेगा। और अगर उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो चीज़ें तोड़ रहा है, फेंक रहा है, आप पर गुस्सा कर रहा है, अपने आप को हार्म कर रहा है या आपको मार रहा है, तो ये भी जो है अर्ली साइंस हो सकती है। पॉसिबल डिसऑर्डर हो सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर हो, और अर्ली बाइपोलर डिसऑर्डर भी शो हो सकता है, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंट इरिटेबिलिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर एग्रेसिवनेस दिख रहा है, एग्रेसिव रिस्पॉन्स उसका दिख रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर दिख रहा है, और उसका जो है मूड रेगुलेशंस इश्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कि अगर कोई बच्चा है वो अपना चीज़ें जो है फेंक दे रहा है, उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उसको कहा है कि बेटे 10 मिनट के लिए अपना होमवर्क कर लो, तो वो 10 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं है, वो जो है उसमें भी गुस्सा कर रहा है, वो चीज़ें फेंक रहा है, तो मे बी ये भी रीज़न और अर्ली साइंस हो सकती है। द फोर इज़ द चाइल्ड अवॉइड टॉकिंग और प्लेइंग विद अदर किड्स। बचपन में बच्चों को बहुत मज़ा आता है दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। कुछ बच्चे चीज़ें शेयर करना भी पसंद करते हैं और कुछ बच्चों को शेयर करना पसंद नहीं होता, इवन दो वो बात करना भी कभी कभी पसंद नहीं करते। पर अगर आपका बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का बिहेव शो कर रहा है कि वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी नहीं खेल रहा है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जो बचपन होता है उसमें बच्चों को दोस्त बनाना बहुत पसंद होता है, बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है, बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद होता है, और अगर वो इस तरीके का नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो कर रहा है तो मे बी पॉसिबल डिसऑर्डर हो सकता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन, बिकॉज अवॉइडेंस दिख रहा है उसमें, और इंटरेक्शन करने में उसको जो है हिचकिचाहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, शायद उसको फियर ऑफ रिजेक्शन नज़र आ रहा हो, या फिर उसको बात करने में डिफ़िकल्टी नज़र आ रही हो, तो ये भी रीज़न्स हो सकते हैं। कि अगर कोई स्कूल में स्पोर्ट्स डे, ठीक है, बच्चे भाग रहे हैं, रेसिंग लगा रहे हैं, और आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल भी जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो एक जगह खड़ा है, वो उनको देख रहा है खेलते हुए, और जब आप उससे पूछ रहे हो कि बेटा तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तो वो कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहे, वो लोग वो मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, जबकि ऐसा कुछ भी जो है रीज़न नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसने पूछा ही ना हो, या फिर हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो बिकॉज ऑफ द सोशल एंजाइटी, तो ये भी अर्ली साइंस हो सकती है। दे कंप्लेन अबाउट हेडेक्स और स्टमक पेन ऑफन विद नो मेडिकल रीज़न। आपने
बच्चे ने आपको ये कंप्लेन की कि मम्मा मुझे जो है सर में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। आपने डॉक्टर के पास जाकर कंफर्म किया, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, उसको ये सब कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बहाने कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको सोचने वाली बात है कि आपका बेटा या बच्चा इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है, वो क्यों ऐसा बहाने बना रहा है कि मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं, वो स्कूल में जाते वक्त उनको जो है बहाने सूझते हैं, ठीक है। जैसे इनको स्कूल में जाना होता है, वो फ़ौरन से कहते हैं मम्मा आज बहुत सर दुख रहा है, मम्मा मुझे नहीं जाना है। तो अगर उनका ये बिहेवियर आपको बार बार इसी तरीके का दिख रहा है, बार बार वो इसी तरीके का बहाना बना रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल डिसऑर्डर हो सकता है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और एंजाइटी। के एक 9 साल का बच्चा है और वो ये कंप्लेन कर रहा है कि मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब वो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोई फिजिकल कॉज नहीं दिख रहा है, कोई रीज़न नहीं दिख रहा है। और वो जब भी स्कूल जाता है इसी तरीके के बहाने बनाता है, तो मे बी हो सकता है कि ये इसका एक अर्ली साइन है। द साइन नंबर 6, देयर स्लीप और ईटिंग हैबिट्स चेंज सडनली। कि वो जो है उनका स्लीप डिस्टर्बेंस दिख रही है और खाने में भी नखरे हो चुके हैं, कभी खा नहीं रहे हैं, कभी खा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मनाना पड़ रहा है। तो पॉसिबल डिसऑर्डर में भी हो सकता है डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी और इवन ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर बच्चों में भी हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस जो होता है बायोलॉजिकल पैटर्न को भी चेंज कर देता है, लाइक बच्चों के खाने की आदतों को, सोने की आदतों को। फॉर एग्जांपल एक बच्ची थी, उसको खाना बहुत पसंद था, वो अपनी फेवरेट चीज़ें खाती थी, पर अब उसका खाना बहुत कम हो चुका है और अक्सर वो जो है रात में सो नहीं पाती या फिर बार बार जो है उठ जाती है रात में। तो ये भी एक अर्ली साइन हो सकता है। अनदर अर्ली साइन इज दे फाइंड इट हार्ड टू फोकस और सिट स्टिल, स्पेशली इन स्कूल। कि उनका फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उनका पुअर कंसंट्रेशन है, वो हाइपर एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है उनकी, कि वो बहुत ज़्यादा जो है, जैसे कि टीचर की कंप्लेन है कि आपका बच्चा जो है क्लास में सही से बैठता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर उछल कूद करता है, एक कोई भी काम दो उसको तो उस पर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता है। तो पॉसिबल है कि उसको ADHD हो, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल कि वो आपकी टीचर कंप्लेन कर रही है कि क्लास में इधर से उधर बहुत ज़्यादा जाता है, बात नहीं मानता है, तो ये भी एक साइन हो सकती है। अनदर साइन इज दे कीप रिपीटिंग द सेम बिहेवियर और वर्ड अगेन एंड अगेन। वो एक ही बात को बार बार कर रहा है, आपका बच्चा एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, एक ही सेंटेंस को बार बार बोल रहा है। ये जो है पॉसिबल डिसऑर्डर हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल एक 6 साल का बच्चा है, वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है और उसने टॉयज़ को जो है एक लाइन में लगाया हुआ है। अगर ज़रा सा भी उसका टॉय लाइन से बाहर जा रहा है तो वो जो है उसको बहुत ही टेंशन आ रहा है उसमें और वो करेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके का जो बिहेवियर वो रिपीटली कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये भी अर्ली साइन हो सकता है। अनदर साइन इज द चाइल्ड बिकम वेरी फियरफुल, नर्वस और स्केर्ड ऑल द टाइम। यानी आपका बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फियर कर रहा है। हो सकता है कि इस फियर का जो रीज़न है कि इसके डरने की वजह हो सकता है कि कोई एंजाइटी हो या फिर कोई और ट्रॉमा हो जो उसको हुआ है। सो पॉसिबल डिसऑर्डर हो सकते हैं कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो, GAD, एंड सेपरेशन एंजाइटी हो, PTSD भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, अगर उसकी मॉम ने उसको स्कूल छोड़ा है, गेट पर छोड़ने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देती है, रोना शुरू कर देती है और ये कहती है कि मम्मा मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो इस तरीके के अगर वो सेंटेंस बोल रही है, इस तरीके का बिहेवियर वो शो कर रही है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ द अर्ली साइन। अनदर साइन, they suddenly do poorly in school even though they were doing fine before। अगर उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है, अगर वो अपने एजुकेशन परफॉर्मेंस पे लो दिख रहा है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, पहले की जैसा उसका परफॉर्मेंस अगर नहीं है, अगर वो पहले की तरह पढ़ नहीं रहा है और डिस्टर्बेंस उसके जो है कॉग्निशन और इमोशन में दिख रहा है, तो ये भी एक तरीके का साइन है कि इसको जो है कोई डिसऑर्डर या फिर कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है। जैसे कि पॉसिबल डिसऑर्डर कह सकते हैं डिप्रेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD, ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बट सडनली उसके मार्क्स जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं, वो होमवर्क नहीं कर रहा है, वो एग्ज़ाम्स में टेस्ट में फ़ेल हो रहा है, और हो सकता है कि बाद में पता चले कि उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हुई है जिसका इम्पैक्ट उस पर पड़ा हो। तो इस तरीके की बहुत सारी अर्ली साइंस होती है जिसको हमें देखना चाहिए कि अगर आपके बच्चे में आपको इस तरीके की साइंस नज़र आ रही है तो इसको सीरियस लें और इसका ट्रीटमेंट करें। मिथ नंबर 9, यू आर जस्ट नीड टू स्टे बिजी, प्रे मोर और बी स्ट्रांग मेंटली। ये भी बहुत बड़ा गलत मिथ है कि अगर आपको कोई मेंटल इलनेसेस हो रही है, मेंटल डिस्टर्बेंस आपको अगर है, तो आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करना है, स्पिरिचुअली अपने आप को हील करना है और अपने आप को बिजी रखना है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है और मेंटली स्ट्रांग रखना है। अगर आप ये सब करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्प लें, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली आप प्रे करें, ये एक प्लस पॉइंट है। पर आपको जो है क्लिनिकल भी हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको प्रोफेशनल से हेल्प लेने की भी ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअली हीलिंग ले रहे हैं और अगर आप प्रैक्टिकली अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट 100% नहीं मिलेंगे। आपको जो है ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना पड़ेगी, प्रॉपर डायग्नोज करवाना पड़ेगा, और अगर आपको थेरेपी या मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो आपको लेनी पड़ेगी। मदद के लिए आगे बढ़ना या मदद करना एक स्ट्रेंथ है, एक करेजनेस है जो कि आपने दिखानी है। अगर आप स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हैं बट आप अगर जो है अपनी क्लिनिकल हेल्प नहीं ले रहे हैं तो आपके अंदर गिल्ट बिल्ड हो सकता है, आपके अंदर शेम बिल्ड हो सकती है, आपके अंदर जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करने की वजह से सिम्टम्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। आपको थेरेपी की भी ज़रूरत हो सकती है, मेडिसिन की भी ज़रूरत हो सकती है। तो अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप जो है अपना नुकसान कर रहे हैं। आप दोनों भी कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअली हेल्प भी ले सकते हैं आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली, और आप क्लिनिकली प्रोफेशनल से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिल सकते हैं। True mental strength include recognized when something is beyond your control and believing willing to ask for support from a qualified mental health professional. Therapy, medication, or a combination of both is often essential for recovery. Remember that. मिथ नंबर 10, साइकोलॉजिस्ट कैन रीड अ माइंड। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके दिमाग को पढ़ते हैं। अक्सर जब लोग आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर अगर कोई स्टूडेंट है साइकोलॉजी का, तो उनको अक्सर ये लोग बोलते हैं कि आप तो साइकोलॉजिस्ट है, आप तो दिमाग पढ़ लेते, बताइए हमारे दिमाग में क्या है। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टेलीपैथ नहीं होते और ना ही उनके पास कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है कि वो बिना आपको जाने, बिना आपकी प्रॉब्लम को समझे वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी एक स्टडी हुई होती है साइंटिफिकली आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर और आपके मेंटल प्रोसेस पे, और वो साइंटिफिक टूल यूज़ करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं आपके बिहेवियर को, आपके थॉट पैटर्न को, और आपको जानने के बाद जब वो आपसे मिलते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और फिर वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और उनकी इस फील्ड में ट्रेनिंग हुई होती है कि उनकी जो लिसनिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है, एनालाइजिंग होती है उनकी अच्छे से, तो उनकी पूरी एक स्टडी हुई होती है। जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर वो अंडरस्टैंड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, आपकी प्रॉब्लम के रूट तक जाने के बाद वो सल्यूशन को ढूंढते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। सो अगर कोई ये कहे कि साइकोलॉजिस्ट जो है आपके दिमाग को पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट रीड योर माइंड unless they understand you, they discuss with you about your problem, when you discuss your problem with them. And this is a myth that psychologists can read a mind. No, this is a total myth. After the
proper communication with you, when they understand your problem, and when they go in so deep and in the root of your problem, then they analyze your problem and make the suitable solution for you. होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी और आपके जो साइकोलॉजी से रिलेटेड गलत मिथ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके कौन से साइकोलॉजिकल मिथ कॉन्सेप्ट थे और इस वीडियो में वो कवर हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।